स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक मॉडल्स पढ़े, लेक्चर नंबर 2 जहां पे हमने क्वांटम नंबर्स की पढ़ाई शुरू की, जहां पे आप लोगों को बहुत मजा भी आया होगा, क्योंकि वो बहुत मजा मतलब दो प्रकार के मजे होते हैं बेटा। एक तो होता है मजा मतलब मजा, और एक होता है मजा मतलब सजा। क्या बात है बच्चों, तो ये ध्यान रखें आपको कि कौन सा वाला मजा आपको आ रहा है। तो मैं आपसे मजा वाला मजा कह रहा था, क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पे स्लाइड लेके आया हूँ लास्ट क्लास की, ताकि हम रिवाइज कर पाए कि फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है, लेकिन उस एक सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और उस एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक घूम रहा हुआ क्लॉकवाइज, एक घूम रहा हुआ एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड शेल में दो सब शेल होते हैं, एक एस सब शेल और एक पी सब शेल। एस में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल होता है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तीन में छह आ सकते हैं, कुल मिला के 8 हो गए। फिर हमारे पास आता है थर्ड शेल। थर्ड शेल में तीन सब शेल्स होते हैं, एस पी और डी। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तीन में 6 इलेक्ट्रॉन और 5 में 10 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऐसे ही बच्चों पहले सोचा था कि होमवर्क दे, फिर क्लास में करा ही दिया था कि अगर हमारे पास चौथा शेल है तो हमारे पास 4 सब शेल होंगे, एस पी डी एफ। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये पढ़ाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हमें आज क्या नया पढ़ना है? आज हमें सबसे पहली बात तो जो नई चीज पढ़नी है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को हम एक शेल में कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बच्चों यहां पे एक न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो इसके आसपास ये पहला शेल आया, ये दूसरा शेल आया, ये तीसरा शेल आया और ये चौथा शेल आया, है ना। ये हमारे पास ऐसे ऐसे करके शेल्स हैं जो इसके आसपास हैं। अब अभी तक हम पहले शेल में ये इमेजिन करते आए थे कि एक ही पहला शेल है के शेल, फिर है एल शेल, फिर है हमारे पास एम शेल और फिर है एन, के एल एम एन, ऐसा ही होता है। लेकिन अब पहले शेल के अंदर हमारे पास एक सब शेल है जिसका नाम है एस, दूसरे में दो सब शेल है जिसका नाम है एस और पी। अब ऐसा नहीं है ये एक ही तरफ है, आप समझे, वो तो हम दिखा रहे हैं। जब सोलर सिस्टम दिखाते हैं तो सन के इधर सारे प्लैनेट्स दिखाते हैं, बट जरूरी नहीं है सारे प्लैनेट्स एक तरफ हो, वो तो बस दिखाने का तरीका है। और यहां पे हमारे पास एस, पी और डी, और ऐसे ही लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं सॉरी, लेकिन फोर्थ वाले में हमारे लिए जो भी हमने लास्ट बनाया एस, पी, डी और एफ सब शेल हमारे पास आते हैं। अब आपको हमने ये पढ़ा दिया था कि एस में एक ऑर्बिटल होता है। अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि एस में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैक्सिमम। पी में 3 ऑर्बिटल होने की वजह से हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और डी में 5 ऑर्बिटल होने की वजह से इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और एफ में 7 ऑर्बिटल होने के 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से वाले एस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हम ऐसा करने वाले हैं। तो बस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर देना होगा, जैसे कि पहले वाले शेल का एस है तो इसको 1s बोल देते हैं, ये दूसरे वाले शेल का एस है तो 2s बोल देते हैं, इसको 3s बोल देते हैं, और इसको हम लोग 4s बोल देते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही ये सेकेंड वाले शेल का पी है तो इसको हम 2p बोलेंगे, इसका मतलब 1p नहीं होता है ना। ये हमारे पास 3p हो जाएगा, ये हमारे पास 4p हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 3d, यानी कि 1d और 2d नहीं होता है, सबको 3d होता है। वेरी गुड, वैसे भी होता है। और ये हमारे पास 4d, और ऐसे ही हमारे पास आ गया 4f, इसका मतलब 1f और 2f और 3f कुछ नहीं होता है, 4f होता है। तो ये इस तरीके से है। अभी बहुत सारे मन में सवाल हमारे बाकी हैं। मैंने आपको क्वांटम नंबर्स अभी सारे नहीं पढ़ाए हैं। हमने इतना पढ़ा है कि पहला क्वांटम नंबर जो कि शेल को बताता है, दूसरा क्वांटम नंबर जो कि सब शेल को बताता है, तीसरा क्वांटम नंबर जो कि उसके अंदर ऑर्बिटल को बताता है, चौथा क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है। अभी क्वांटम नंबर्स खत्म नहीं हुए, क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया कि हर क्वांटम नंबर क्या बताता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा है अभी तक कि हर क्वांटम नंबर में जैसे हमने पढ़ा एस पी डी, ये उनके नाम है, ऐसे उनके कुछ नंबर भी होते हैं।
ऑर्बिटल्स एस के अंदर ऑर्बिटल है, पी के अंदर ऑर्बिटल है, उनके भी नाम और कुछ नंबर्स हैं जिनको अभी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूंगा तो कंफ्यूजन है, शायद अगले लेक्चर में वहां पे जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, जिसको अफबाउस प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं। अब अफबाउस प्रिंसिपल क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, तो आप उन्हें कैसे भरोगे? मान लो मैंने आपको बोला 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरो, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने भर दिए 1s2 में, क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, 3 नहीं। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आपने पहले 2 भर दिए 1s2 में। अब अगला इलेक्ट्रॉन आप कहां भरोगे? 2s में भरोगे या 2p में भरोगे? ये सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, और रीजन पहले सबसे पहले देना कि अगर मैं 1s2 में इलेक्ट्रॉन 2 भर चुका हूं, लेकिन मुझे मेरे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगला इलेक्ट्रॉन मैं कहां भरूं? 2s में भरूं या 2p में भरूं? तो इसका आंसर आपके पास नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे हमें इसका आंसर नहीं पता, हो सकता है आप में से बहुत सारे, क्योंकि ऑफलाइन में जब भी मैं सवाल पूछता हूं ज्यादातर बच्चे 2s बोलते हैं, ऑल्दो उनके पास रीजन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पहले आता है। ये कोई रीजन नहीं है। ये किसने बोला आपको पहले आता है? वो तो हमने लिखा पहले आता है, ये किसने बोला? तो बच्चों का आंसर ये होना चाहिए कि सर हमें नहीं पता। या कभी कभार बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर 2s में भर लो या 2p में भर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ता? पूरी कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगी, बात करेंगे। तो अफबाउ जी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स और देखो शेल्स में तो अभी हम क्या करते थे, पहले के में इलेक्ट्रॉन भरते थे, फिर एल में, फिर एम में, लेकिन अब शेल्स के अंदर भी सब शेल्स आ गए हैं, तो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ये सवाल जो है अभी भी मन में रहता है कि सब शेल्स के अंदर हम लोग कैसे, किसमें पहले और किसमें बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अफबाउस प्रिंसिपल में छुपा हुआ है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आओ जरा समझें। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ orbitals, or we can say that subshells। अब एक बच्चा कहता है, पहले बात तो इसका हिंदी अनुवाद करो। पहले तो हिंदी अनुवाद क्या है? हिंदी अनुवाद है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरोगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरने का मतलब है जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके बाद में। तो सवाल ही रह गया आपका। अब आप मुझे बताओ 1s2 के बाद, ये तो कॉमन सेंस है कि पहले 1s2 में भरेंगे बिकॉज फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होती है। नहीं पता है तो पता चल जाएगा। वैसे 9th में बात की थी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी कम, अगले की और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। लेकिन सेकेंड शेल में 2s की एनर्जी कम होती है 2p की। तो अभी भी हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं, या मिल गया? नहीं मिला। हमने अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ लिया है जो कि कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स और द सबशेल्स। बट क्वेश्चन तो अभी भी क्वेश्चन ही रह गया है कि 1s2 के बाद में 2s में जाओ 2p में। तो इसका भी आंसर अफबाउ जी ने दिया और उन्होंने हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल के आपको दे दी। उन्होंने हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। आपको नहीं कैलकुलेट करना, उन्होंने हर एक सबशेल की एनर्जी को कैलकुलेट करके रख दिया और एक ऑर्डर बनाया। इस ऑर्डर को कैसे बात कर सकते हैं, इस ऑर्डर को कैसे याद रख सकते हैं बच्चों? पहली बात तो ये ऑर्डर कुछ ऐसा था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे करके ये आगे चलता है। यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। यानी पहले आप इलेक्ट्रॉन भरोगे 1s2 में क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी किसने कैलकुलेट की? अफबाउ जी ने। आप भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी उस मुकाम पे नहीं है कि हम ऑर्बिटल्स की और सबशेल्स की एनर्जी कैलकुलेट करना सीखें। जैसे कि 11th क्लास में हम लोगों को शेल्स की एनर्जी कैलकुलेट करना सीखना, इसी चैप्टर में शेल्स की। फिर थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम सब शेल्स की एनर्जी कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे, अभी शेल्स की। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे कोई तुक्का मारा, ऑब्वियस वह सबके एनर्जी कैलकुलेट करी एक सर्टेन तरीके से और बताया कि 1s2 में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद 2s2 में जाना है, उसके बाद 2p में जाना है, फिर 3s में जाना है,
फिर 3p में जाना है, फिर 4s में जाना है और फिर 3d में जाना है। इसके ऊपर की ऐसा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इसके आगे पूरी सीक्वेंस है जिसको बनाने का एक तरीका भी होता है, जो कि मैं अभी आपको सिखा भी रहा हूं। लेकिन इसको याद करने के निमोनिक्स हैं। अगर आपको अभी तक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं हुई है तो इसको याद करने का एक निमोनिक होता है, और वो होता है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल आगे आता है डीपीएस, यानी स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस। इसके आगे भी चलता है, लेकिन पूरी 11th-12th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस, डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भी। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं हमेशा से कहता है, और बच्चे मेरे हाँ में हाँ मिला देते हैं एक हफ्ते बाद, कि इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही याद हो जाता है। एक बात बताओ यार, एक सिंपल सी बात है, आपने क्लास में, अपनी क्लास में, मैं आपके स्कूल की क्लास की बात कर रहा हूं, अपनी क्लास में आपके 40 बच्चे होंगे, आपने सबके नाम याद नहीं किए, याद नहीं किया मतलब आपने उनकी फोटो चिपका चिपका के उनको सामने बैठा बैठा के उनके नाम याद नहीं किए। हम OSR अकेडमी में 1000 बच्चा पढ़ाते हैं, ज्यादा ही पढ़ाते होंगे, हमने सबके नाम याद नहीं किए, वो याद हो गए हैं क्योंकि हम उनसे रोज मिल रहे हैं। मतलब 1000 बच्चे में से मैं जितने पढ़ा रहा हूँ उन सब के मैं नाम जानता हूँ बाय फेस। जो नए नए बच्चे आते हैं उनके हम थोड़े 1 महीने बाद ही सही, लेकिन जानते हैं क्योंकि रोज उनसे मिलते हैं। कभी नाम गलत लेते हैं, फिर धीरे धीरे सही लेना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है यार कि ये चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी नहीं होती हैं, ये याद हो जाती हैं। अब भाई ओम भूर्भुवः स्वः एक ऐसी चीज जिसको हमने याद नहीं किया, वो याद हो गया। हमारा नेशनल एंथम हमने याद शायद कभी किया नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो हो गया है क्योंकि स्कूल में रोज हो रहा था। वही वाली बात है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ये जो हमने सीक्वेंस लिखी है, मेरा मानना ये इसे याद नहीं किया जाता है, ये याद हो जाती है ना। अगर आपके स्कूल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया है और आपने ईमानदारी से स्कूल में पढ़ाई की थी, या कहीं आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कोई और यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको याद हो भी गया हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा काम में आती है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसे भूल जाऊंगा एग्जाम में, या फिर ये तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपी, तो ये यहीं तक रुक गया। अब इसको बहुत आगे तक इनफाइनाइट तक ले जाने का कोई तरीका है? तो आंसर है एक और तरीका होता है इसको बनाने का, और वो है कि आप 1s बनाओ, 2s बनाओ, 1s बनाओ, 2s बनाओ, 3s बनाओ, 4s बनाओ, 5s बनाओ, 6s बनाओ, 7s बनाओ। यहां तक तो कभी जाने की जरूरत पड़ने नहीं वाली वैसे आपको। यह आ गया हमारे पास 2p, यह आ गया 3p, यह आ गया 4p, 5p, 6p, 7p, यह आ गया हमारे पास 3d, यह आ गया हमारे पास 4d, यह आ गया हमारे पास 5d, यह आ गया हमारे पास 6d, यह आ गया हमारे पास 7d, यह आ गया हमारे पास 4f, यह आ गया हमारे पास 5f, यह आ गया हमारे पास 6f, और यह आ गया हमारे पास 7f। अब क्या करो, ये तो हमने बस लाइन वाइज लगा दी। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, यहां पे ऐसे लाइनें खींचनी है, लाइनें खींचनी है ऐसे करके, ये लाइनें खींच देनी है, और बस क्या करना है, इन्हें आपस में ऐसे डायगोनली कनेक्ट कर देना है। ये एक तरीका है यार, ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस एक जुगाड़ कह लो, एक इंडियन जुगाड़ कह लो, एक इंडियन तरीका है ये याद करने का। अब बस इसी सीक्वेंस में चलो आप इस सीक्वेंस में चलो। देखो यहां आए आप, क्या आया आपके पास 1s2, फिर घूम के आया आप यहाँ, क्या आया 2s2, फिर घूम के आया आप यहाँ, क्या आया 2p6, फिर क्या आया हमारे पास 3s2, फिर क्या आया हमारे पास 3p6, फिर क्या आया हमारे पास 4s2, फिर क्या आया हमारे पास 3d10। ऐसे करके ये सीक्वेंस अब आप कहीं तक भी ले जाओ, आप 7s तक ले जाओ, आप 80 90 100 तक ले जाओ, 30 के ऊपर जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, लेकिन 80 90 100 तक ले जाओ। तो ऐसे करके अफबाऊ जी ने, ये अफबाऊ जी ने नहीं दिया, या मुझे पता नहीं किसने दिया, ये मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से कोई रूल नहीं है, ये अफबाऊ जी के उस सीक्वेंस को याद करने का बस एक आप कह सकते हो जुगाड़ है, एक निमोन, जैसे यहाँ पे हमने उसको निमोनिक से याद किया, यहाँ पे उसे याद करने का बस एक छोटा सा एक तरीका है, आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हम KLM ऐसे करते आए थे। अभी तक हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी वो ऐसी होती थी, KLMNOPQR। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चलती थी। लेकिन अब हम लोग KLMNOPSN OP तक तो हम गए नहीं आज तक। मुझे इसके ऊपर भी किस्सा याद आया, मैं जब YouTube पे नया नया आया था, बहुत नया नया आया था, पहली बार मैं लाइव गया था YouTube पे। ये दिन है जब हमारे
शायद उस टाइम पे 300K सब्सक्राइबर्स बने थे। मैं साइंस एंड फन की बात कर रहा हूँ, और अब हम लोग लगभग 4 मिलियन होने वाले हैं आप लोगों के प्यार से। तो 300K सब्सक्राइबर्स थे और मैं लाइव गया था, बस आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे लोग लिख रहे थे ओपी ऐसे करके, टीचर ओपी, टीचिंग स्टाइल ओपी, या कुछ ऐसे। मैं लेट भी आया था उस दिन, तो बच्चे लेट ओपी भी लिख रहे थे। तो मेरे को ओपी का ना सच में मतलब समझ में नहीं आया, तो मैंने वहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा मैं बेइज्जती ना हो जाए। फिर मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा उसी दिन शाम को, यार ये ओपी का मतलब क्या होता है? तो फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई कि वो कहाँ से आया, और इसका मतलब ओवर्ड पावर्ड होता है। तो जीवन में हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज सुबह ही मैंने एक बात सीखी, आपको शायद अभी यहाँ समझ ना आए क्योंकि मैं यहाँ पे वो एक सेटअप पड़ा हुआ है। इस सेटअप के अंदर एक चीज थी कि हम कैसे ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि एक हफ्ते बाद जो भी फाइल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डिलीट हो जाए। और ये सबके कंप्यूटर्स में एक ऑप्शन होता है, मुझे नहीं पता था। मैं पहले रिकॉर्डिंग्स करता था, फिर एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उसको मेमोरी खाली करने के लिए डिलीट करता था। लेकिन अब देखो, रोज कुछ ना कुछ इंसान सीखता है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, वो आप सब जानते ही हैं। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, आज से पहले हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को KLM ऐसे करते थे। लेकिन आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को KLM ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 310 ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये करनी कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, आओ जरा समझो। मान लो क्वेश्चन आया, मैं आपको जो कराने जा रहा हूं ना, अब हो सकता है आपने पहले किया, और अगर नहीं किया है तो आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो जीवन भर आपको काम आएगी। नहीं, केमिस्ट्री की फील्ड में बात कर रहा हूं, नहीं आई तो किसी भी दिन 5 साल बाद अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड से जुड़े रहे, 5 साल बाद तक केमिस्ट्री की फील्ड में अगर इसका इस्तेमाल होना बंद हो गया तो इस यूट्यूब चैनल पे आके गालियां लिख देना। और ये बात लिख देना, गालियां मतलब गालियां तो जो नहीं देता है वो कुछ भी लिख देना, बुरा भला कह देना। कहीं मुझसे मिलो तो मेरे सरेआम मुझे पॉइंट आउट कर देना, मेरे को चांटा मार देना कि आपने झूठ बोला था। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड से जुड़े हो, तो चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक में उतना काम नहीं है इसका, लेकिन फिजिकल और ऑर्गेनिक में ये हर साल, हर महीने, हर हफ्ते आपके काम आने वाली चीजों में से एक है। ये ABCD है भाई, ABCD रोज इस्तेमाल होती है हमारे, है ना? ऐसी ABCD आप समझो। बट अभी फिलहाल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग, आपको इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बहुत सिंपल सी पढ़ाई आज हम कर रहे हैं, जैसे कि सोडियम है। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 और 2 8 और 2 10 हो गए। अब इसके पास 11 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 के बाद 3s2 आता है वैसे तो, लेकिन मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है, तो मैं 3s2 नहीं 3s1 भरूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही मेरे पास एक बचा है ना, तो 3s1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड की अगर मैं बात करूं, मान लो सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 12 हो गए। अब इसके बाद 3p6 आता है, लेकिन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 3p4 हो जाएगा। आई रिपीट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा हमारे पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2, आप देख सकते हैं 12 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। अब इसके बाद 3p6 आता है, लेकिन मेरे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 3p5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप समझे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन हर साल ऑफलाइन का बच्चा कहता है हाइड्रोजन करा दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो अरे 1s1 तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बस हमारे पास 1s2 तो हो नहीं सकता, एक ही इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैसेस की अगर थोड़ी सी बात कर लें, जैसे कि आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 1 से 30 के ऊपर 20 के ऊपर जाएं, 1 से 20 के ऊपर जाएं, जैसे कि अगर हम बात कर लें स्कैंडियम या मैग्नीज की, तो मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको पहले आपने 1 से 18 या 1 से 20 तक याद किया होगा आई गेस, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको 1 से 30 तक याद रखना ही। तो मैग्नीज की अगर बात करें तो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक अगर आप गिनेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैंने ऐसे याद किया था जब मैं 11th में था कि 4s2 तक आते आते 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बार बार ऐड नहीं करना पड़ता। अब 4s2 तक अगर 20 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4s2 के बाद कौन आता है 3d10, 4s के बाद कौन आता है बच्चों 3d10, तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में हम लोग भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो है 5, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन भरूंगा और हो जाएगा 3d5, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इस हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होमवर्क तो मैंने आपको ये दे दिया कि आपको 1 से लेके 30 तक सबकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दो प्रकार के बच्चे होते हैं इस दुनिया में, एक जो पैदा तो लल्लू होते हैं, क्योंकि सभी लल्लू पैदा होते हैं, लल्लू से मेरा कहने का मतलब है विदाउट नॉलेज, लेकिन जीवन में वो नॉलेज गेन करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो पैदा ही लल्लू, मेरी ये टैग लाइन है ऑफलाइन में, मैं ऑफलाइन में बच्चों से अपने कैसे भी बात कर लेता हूँ, यहाँ कोई बुरा ना मान जाए, लेकिन मेरी टैग लाइन है कि कुछ बच्चे पैदा भी लल्लू होते हैं और मर भी लल्लू जाते हैं, वो इंसानी जीवन को खराब कर देते हैं। और वो वही बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो बड़े गोल्स पे ध्यान देके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बड़े गोल्स की शुरुआत छोटे गोल से होती है। अपने जीवन में छोटे छोटे गोल्स भी लाओ, छोटे छोटे गोल्स जब पूरे होते हैं ना, अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को गिफ्ट दो। और जैसे कि मान लो आपका एक बहुत बड़ा गोल है, यूट्यूब की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं आपका बहुत बड़ा गोल है कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करना है, मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करना है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे गोल्स होने चाहिए, लेकिन छोटे गोल्स भी बनाओ। क्या जैसे 10 के सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं अपने आप को पार्टी दूंगा, या जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं अपने आप को पार्टी दूंगा, अपने घर वालों को पार्टी दूंगा। क्योंकि जब वो छोटे गोल्स पूरे होते हैं ना, तो ज्यादा खुशी होती है और फिर बड़े गोल्स करने की मोटिवेशन मिलती है अंदर से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो बहुत बड़े गोल सिर्फ बनाने से क्या होता है, जब वो पूरे नहीं होते ना, तो हम लोग निराश हो जाते हैं और फिर हम वो गोल्स को छोड़ देते हैं अक्सर। तो इसलिए मेरा ये मानना है, बड़े गोल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन छोटे छोटे गोल्स भी बनाओ, उन्हें कहीं लिखो और वादा करो अपने आप से कि जब वो गोल्स पूरे होंगे तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दोगे, अपने आप को एक गिफ्ट दोगे, और मेरा यकीन मानिएगा उसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगी जीवन में अपने बड़े गोल्स पूरे करने की। अब वो छोटे गोल्स क्या हैं, जैसे आज एक छोटा गोल है कि मैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन याद करके जाऊंगा, मैं 1 से 30 तक सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करूंगा, आज के दिन ही, आज का गोल बना लो, और मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और मेरे को याद हो जाएंगे। लल्लू बच्चा कहेगा नहीं यार बाद में कर लेंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना, और जो छोटे गोल्स पूरे नहीं करता ना, बड़े गोल्स भी पूरे नहीं कर पाता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने, और 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है। डन, ठीक है, आगे बढ़े। अब हम ये जो कर रहे हैं इसका क्या फायदा है? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अपने आप में फायदे हैं। एबीसीडी है, जब एबीसीडी पढ़ रहे थे तो पता भी नहीं था कि जीवन में कहां कहां काम आएगी, आज भी काम आ रही है। ऐसे ये जीवन में बहुत जगह काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले अगर हम आज आगे बढ़े तो हम बात करेंगे ऑर्बिटल डायग्राम्स की। आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है ऑर्बिटल डायग्राम्स। और ऑर्बिटल डायग्राम्स के साथ साथ हम यहां पे एक रूल भी सीखने वाले हैं जिसका नाम है हुंड्स रूल। ऑर्बिटल डायग्राम के साथ साथ हम लोग एक रूल सीखने वाले हैं जिसका नाम है हुंड्स रूल। तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या और हुंड्स रूल क्या है, और जरा समझें। मैं यहाँ पे हमें शुरुआत ही एग्जांपल से करनी पड़ेगी। मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको हुंड्स रूल वहां पे लिख के दूंगा। लेकिन जैसे कि मान लो मैंने पहले एक एलिमेंट लिया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया, लेट्स से नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो 7 पे आता है, आई होप सबको पता ही है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो 1s2 2s2 और 2p3। सबसे पहली बात तो जो ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं वो हमेशा लास्ट वाले शेल के लिए बनते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शेल है और यहाँ पे सेकंड शेल है, तो हम फर्स्ट शेल के लिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो भरा हुआ। सेकंड शेल पे बात करें तो 2s। अब s में याद करो पिछला लेक्चर, एक ही ऑर्बिटल होता है, और p में अगर हम लोग याद करें तो p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। S में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, और P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और D में हमारे पास 5 होते हैं। तो ये मैंने बनाया है 2s2 और ये मुझे बनाना है 2p3। अब ध्यान से सुनिएगा, S में कितने, मैंने 1s नहीं बनाया, आप चाहो तो 1s भी बना लो, लेकिन मैंने आपको बोला कि लास्ट वाला शेल ही बनाते हैं, तो इसीलिए वो बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट ठीक है
चलो अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, एक घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले एरो के लिए हम क्लॉकवाइज और नीचे वाला एरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 2s2 यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पे आपको बहुत ध्यान से एक बात सुननी है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर दूं 1 2 3 तो ये गलत तरीका होगा, ये गलत तरीका होगा। हुन जी कहते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में आपको पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है और उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। आपको सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो आप हुन्स रूल क्या कहता है, यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन is filled in each orbital first, after that pairing will occur, after that pairing will occur। पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रीजन स्टेबिलिटी का है, मैग्नेटिक मूवमेंट का है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, डोमेन है, बहुत लफड़े हैं, धीरे धीरे जीवन में जान जाओगे। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 भर देता हूं तो एक गलत तरीका होगा। मैं पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरूंगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, जो कि यहां पे भी होता है, लेकिन आप यहां नोटिस नहीं कर पाए बिकॉज एक ही ऑर्बिटल है। अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये वाला जो तरीका है वो सही है। मैं यहां पे फिर भी एक बार रॉन्ग वर्जन लिख देता हूं ताकि मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ताकि आपको याद रहे कि अगर मैं 1 2 और 3 ऐसे भरता हूं तो ये गलत तरीका होगा, ये सही तरीका नहीं है। बात समझ में आई? तो आओ एक आध एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि तेरा नहीं मैं लवर, किसका ले ले? सल्फर का एग्जांपल ले लें क्या? सल्फर का ले लेते हैं, आ जाओ। 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब मैंने आपको बताया लास्ट शेल बनाना है, पिछला बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, और ये आ गया हमारे पास 3p4। अब 3p4 के हिसाब से अगर बात करें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 ऐसे भरने हैं, 1 2 3। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, उसके बाद बच गए तो फिर पेयरिंग शुरू करनी है। यह तरीका सही है। अगर मैं ऐसे भर देता 1 2 3 4 तो वो गलत हो जाता। बात समझ में आई? तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, उसके बाद आपको पेयरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। यह कहता है हुन्स रूल। बात समझ में आ गई? और हुन्स रूल के ही बाद, यानी हुन्स रूल, एक आधा एग्जांपल और कराऊं, ये बहुत है, सब में ऐसे ही लागू हो जाएगा यार। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। बात समझ में आई? सब में ऐसा ही हो रहा है। और इसी रूल की वजह से हमारे पास 2 एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, उसके बाद में बारे में भी बात करेंगे आज अगली क्लास में हम। लेकिन आप पहले समझो कि हुन्स रूल क्या है। हुन्स ये कहते हैं कि पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करनी है? पेयरिंग। एक डी का भी करा दो क्या? एग्जाम्पल बोलते हो तो एक डी का भी कर लेते हूं। मैग्नीज 25 पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी, अलग कलर से ले लेता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। मैं यही कह रहा था आपको, ये अपने आप ही याद हो जाएगा, इतनी बार करना है। अब लास्ट वाले शेल में वैसे तो 4 था, लेकिन हमें 3d बनाना पड़ेगा बिकॉज वो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का काम कर रहा है। 4s2। अब डी में हमारे पास 1 2 3 और ये 5 डब्बे होते हैं, 3d5 है ना भाई? डी में तो 5 होते हैं ना, पी में 3 होते थे, डी में तो 5 होते हैं। अब एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो भैया ऐसे ही भरा हुआ है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग। अब 3d5 का हिसाब से अगर बात करें तो डी में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5, यह वाला तरीका सही है, ना कि मैं ऐसे भर दूं 1 2 3 4 5। बना दो यहां पे बना देता हूं लाल रंग से, कि वो तरीका मत अपना लेना, वो गलत हो जाएगा। क्या भाई? कि आप 1 2 3 4 और 5 बना के इसी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो,
मतलब कि आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो कि मैं 1 भर दूं, फिर 2 भर दूं, फिर 3 भर दूं, फिर 4 भर दूं, फिर 5। ये तरीका गलत हो जाएगा, समझ गए? ऐसे नहीं भरना। हुन जी के हिसाब से पहले आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक ऑर्बिटल में भरना है, और उसके बाद आपको पेयरिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर देना है बच्चों, उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। बात समझ में आ गई? पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके यार, कूल है, डन है। मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मुश्किल है। ओके, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, वो आते हैं हाफ फिल्ड। एक्चुअली नोट का पॉइंट है, नोट का पॉइंट है कि हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals are highly stable। ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं, जो फुली फिल्ड होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हाफ फिल्ड होंगे या फुली फिल्ड होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। या एक ऐसा ऑर्बिटल है जो फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड क्या है? जिसमें सारे भरे। मैं बताता हूं आपको। उस केस में क्या होगा कि वो ज्यादा स्टेबल होंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से आता है, एग्जाम्पल से। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने नाइट्रोजन की बात की थी, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p3। अगर मैं इसका लास्ट वाला ऑर्बिटल बनाऊं अभी, तो इसका जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है? हाफ फिल्ड का मतलब है सब में एक एक, लास्ट वाले ऑर्बिटल में। यार देखो, लास्ट वाले की बात क्यों कर रहे हैं? कॉमन सेंस लगाओ, उससे पहले वाले तो सारे भरे हुए होंगे ना बे। लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल होगा, और ऐसे अगर वो फुली फिल्ड है, जैसे नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p6। अब लास्ट वाला जो है वो 2p6 है। 1 2 3 4 5 6 फुली फिल्ड है। तो ये हो गया हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये हमारे पास हो गया हाफ फिल्ड, और ये हमारे पास हो गया फुली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, दोनों स्टेबल हो। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में लड़ाई लड़ोगे तो फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अभी हम इन दोनों को आपस में नहीं लड़वा रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ये स्टेबल है? आंसर है हाँ, ये स्टेबल है। लेकिन किसके मुकाबले स्टेबल है? तो आंसर है ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स के मुकाबले स्टेबल है। अब इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और इनका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहां बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, या सल्फर की, या ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। उस हिसाब से 1s2 2s2 और 2p4 आ गया है। अब p के अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं तो 1 2 p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैं 2p4 बनाने जा रहा हूं। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये ना तो हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड कैसे है? हाफ फील्ड का मतलब ये नहीं है कि सब में एक एक होना चाहिए, किसी में 2। नहीं 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 नहीं, हाफ फील्ड का मतलब है एग्जैक्टली एक एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। ये हाफ फील्ड नहीं है, और ना ये फुली फील्ड है। इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड नहीं है, गलतफहमी मत पालना। ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इन दोनों के मुकाबले कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल मतलब जल्दी रिएक्ट हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो आप कि यहां पे सब सिमेट्री है। कॉमन सेंस, साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज कर सकता मैं भी, कॉमन सेंस ले। और यहां पे भी सिमेट्री है, लेकिन यहां पे इसके पास एक एक है, इसके पास 2 है, तो ये कहेगा मैं यहां कूद रहा हूं, ये कहेंगे हम अनस्टेबल है, स्टेबल है। तो ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। ऑल तो मैं आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं दे रहा हूं बिकॉज वो आपको भी समझ नहीं आएंगे। बट द थिंग इज कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट। अब जैसे ही इनकम्प्लीट है, एक और अगर मैं आपको इनकम्प्लीट का एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब अगर मैं 3p1 बनाऊं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। आप समझ सकते हो? तो ये इनकम्प्लीट है। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। ये भी हमारे पास एक इनकम्प्लीट
ऑर्बिटल है। ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल क्यों है? ये इनकम्प्लीट ऑर्बिटल इसलिए है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, मतलब सॉरी, ये इसलिए है क्योंकि ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ये फुली फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आर हाईली स्टेबल। अगर मैं स्टेटमेंट को अब थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, देन इनकम्प्लीट, आर हाईली स्टेबल देन इन कंप्लीट ऑर्बिटल्स, देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स के मुकाबले हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाले ऑर्बिटल्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स के मुकाबले हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाले ऑर्बिटल्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, आपको इलेक्ट्रॉनिक और देखो आपने नोटिस किया हमने आज कितनी बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आज ही यूज कर लिया। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बोल बोल के याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों आज हमने बहुत कुछ लिखा है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ पीपीटी के बदौलत नहीं रह रहे हैं। पीपीटी आपको मिल रही हो नहीं मिल रही हो, मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर मैं एक बच्चा होता जो यूट्यूब पे पढ़ रहा होता तो मैं पीपीटी का क्यों वेट करता, मैं पीपीटी का क्यों इंतजार करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं इसको नोट करूंगा, मैं वीडियो को पॉज करूंगा और नोट करूंगा। मेरे साथ साथ नोट्स बनेंगे, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं नोट भी कर रहा हूं। ऑफलाइन में तो ऐसे ही करते हैं। हमारा बिलीवर्स बैच जो चल रहा है, जहां पे हमारी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन के साथ, आप पूछ सकते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे होगा तो कमेंट भी करेगा। मैं ऐसा बोलता हूं, मैंने 4-5 स्लाइड बोल दी, अब मैं बोलता हूं नोट करो। ऑल दो ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे कभी बार बोलते रहते हैं कि सर पीपीटी भेज देना, मैं बोलता हूं नहीं तो तुम खाली बैठो। लेकिन हमारा प्रोसेस ही यही है, हमारी आधी बुकलेट्स ना खाली रहती हैं बीच में से, क्योंकि बच्चा जब साथ साथ लिखेगा, मैंने उसके ऊपर शॉट डाला था, साथ साथ लिखना सोचना ये सब जरूरी है। तो साथ साथ लिखना, अब मैथ्स की क्लास होती थी हम लोगों की, हम साथ साथ लिखते थे, इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस, तो वही काम हमें साइंस में भी करना है, साथ साथ लिखना है। तो सारे नोट साथ साथ तैयार करो। क्या टेलीग्राम, पीपीटी तो टेलीग्राम पे आ ही जाएगी, लेकिन क्या करना है पीपीटी का? पीपीटी का करोगे क्या? पीपीटी का सर मारोगे? अपने दिमाग से काम करो, साथ साथ इसका अपने नोट्स बनाओ। और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको बेटा ईमानदारी से करना है, 1 से 30 सबको याद करके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वरना मजा खराब हो जाएगा। ठीक है जी। अगली क्लास में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2-4 एक्सेप्शनल केसेस और हमारा क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा, और हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे भी आ जाएंगे। उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइजेनबर्ग, विशाल चैप्टर है बच्चों, खत्म नहीं होता। हमारे ऑफलाइन में तो 13-14 लेक्चर हो चुके हैं और अभी तक खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। तो आप समझे, बहुत विशाल चैप्टर है। तो कहने का मतलब है उसकी टेंशन नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं, वो हम करेंगे, लेकिन आप भी तो साथ साथ काम करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।